Hello, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 11th physics, and today we will study some short questions from chapter 4, that is motion in a plane. So let's start our video. Dear students, first question is time a vector quantity? बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा टाइम होता है वो पास्ट टू प्रेजेंट मूव करता है, और पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से जो मूव करता है वो करता है फ्यूचर में। FUTURE, ठीक है। तो इसकी एक डायरेक्शन है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर। इसकी सेम डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन यूनिक है। दैट इज वाई डायरेक्शन होने के बावजूद भी पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर यूनिक डायरेक्शन है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। सो इसका आंसर आएगा नो। इसका आंसर क्या होगा? नो, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आंसर क्या है इसका? नो। क्वेश्चन नंबर 2, इज प्रेशर अ वेक्टर? प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? देखा जाए तो प्रेशर आपको लगेगा कि शायद वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि किसी डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर, बट प्रेशर भी हमारी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसके लिए आंसर क्या आएगा? नो। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैन टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बी कंबाइंड टू गिव जीरो रिजल्टेंट? सो इसका आंसर होगा हमारा नो। क्यों? इसका मतलब है कैन टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बी कंबाइंड टू गिव जीरो रिजल्टेंट? पॉसिबल ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में। यदि कोई टू वेक्टर्स हैं हमारे, कंसीडर कीजिए एक का मैग्नीट्यूड ए है और दूसरे का बी है, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, जीरो रिजल्टेंट वो नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन वी एड अ वेलोसिटी वेक्टर टू अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इसका आंसर भी नो है। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सेम क्वांटिटीज़ को ही ऐड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करते हैं हम सेम क्वांटिटीज़ को करते हैं। तो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते। वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से ही ऐड कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, कैन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी? तो इसका आंसर आएगा यस। इसका आंसर है यस। वो कैसे पॉसिबल है? यदि वेक्टर बी हमारा जीरो वेक्टर हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ए में बी को ऐड करें या फिर ए से बी को सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों सिचुएशन में वेक्टर ए ही रह जाएगा। दैट इज वाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैन बी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कब? जब हमारा वेक्टर बी जीरो वेक्टर होगा। सो हम कह सकते हैं यस। इसका आंसर क्या आएगा? यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, what is the minimum number of coplanar vector of different magnitude which can give zero resultant? तो कितने कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों, जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ओके। तो यदि हम 3 डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ले लेते हैं तो हमारा रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए ये हमारा
इसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसका मैग्नीट्यूड 4 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन ये दोनों यदि एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो इनका मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होगा हमारा, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा इस सिचुएशन में 5 होगा। लेकिन यदि हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने पहले करा था, अभी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन यदि हम इसकी इस टाइप से कर दें, डायरेक्शन ये कर दें तो ये -5 हो जाएगा और 3 + 4 -5 क्या होगा, 0 होगा। वैसे भी आपको पता है कि यदि क्लोज पॉलीगन है तो उसके लिए हमारी जो वैल्यू होती है 0 होती है, रिजल्टेंट जो आएगा हमारा ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी, ठीक है। सो कम से कम 3 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों बट कोप्लेनर हो, सो दैट द रिजल्टेंट मस्ट बी 0। ओके, सो आंसर है इसका 3। आंसर कितना है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू विच ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। कितना हो सकता है, किसी भी वेक्टर को कितने ही कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है ना, INFINITE, इनफाइनाइट। ओके, can the magnitude of a result rectangular component of a vector be greater than the magnitude of that vector। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड जो है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा हो जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो आंसर आएगा इसका नो, क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब उसे स्प्लिट करते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा में हम स्प्लिट करते हैं और उनकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई हम कभी भी उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं कर सकते। जितना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते। सो इसका आंसर आएगा नो। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो सीधी सी बात है, डॉट प्रोडक्ट यदि टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, कंसीडर कीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो हम ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, यानी कि थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या आता है, हमारा यदि हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेते हैं तो आता है हमारा ए बी कॉस थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी कोस 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ए बी इंटू 0, तो क्या होगा हमारा ए बी इंटू 0 हो जाएगा हमारा और दैट इज 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। सो आंसर क्या आएगा हमारा, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट इज 0। दिस इज द आंसर। ओके, from where it will be यस। सो इसका आंसर क्या है हमारा 0। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट है सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर्स का मतलब है यदि हम या तो हम आई कैप डॉट आई कैप ले सकते हैं, सॉरी आई कैप क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो आई कैप डॉट आई कैप ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं जे कैप डॉट जे कैप, या फिर हम ले सकते हैं के कैप डॉट के कैप, ठीक है। तो
कितना आएगा हमारा आई कैप, सॉरी, आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा हमारा 1 × 1, क्योंकि आई कैप की वैल्यू 1 हो गई, आई कैप की वैल्यू 1 हो गई, डॉट के लिए हमारा आएगा कॉस, और इन्होंने क्या दिया है सिमिलर यूनिट वेक्टर से हमारे 0 डिग्री आ जाएगा हमारा, यानी कि 1 × 1 × 1 और दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या आएगा यूनिटी। तो क्या आएगा आंसर यूनिटी, UNITY। ओके, सो इसका आंसर क्या है हमारा यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिसिमिलर है, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप होगा, या तो आई कैप डॉट जे कैप होगा, या फिर जे कैप डॉट के कैप होगा, या फिर के कैप डॉट आई कैप होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट होंगे हमारे वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। अब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स थीटा हमारा कितना होगा 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है हमारा 0 होता है, दैट इज़ वाई इनका जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी। ठीक है, इसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हुआ 0। क्वेश्चन नंबर 12। Two persons are pulling the ends of a string in such a way that the string is stretched horizontally. When the weight of 15 kg is suspended in the middle of the string does not remain horizontal. Can a person make it horizontal again by pulling it with a greater force? तो यदि हमारी ये कोई स्ट्रिंग है, हमारी स्ट्रेट है, हमारी हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ठीक है, पहले ये थी। ठीक है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और दूसरा आदमी हमारा यहाँ पर खड़ा है। ओके, ये दोनों इसे खींच रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा, पहले ये हॉरिजॉन्टल थी। ठीक है, जब उस पर 15 किलोग्राम का वेट लटका दिया जाता है तो इसका जो वेट हमारा होगा 15G, ये डाउनवर्ड वर्क करेगा और इसमें कुछ इस टाइप से बेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, और आप इसे चाहे कितना ही फोर्स क्यों ना लगा लें, इसको थोड़ा कम तो किया जा सकता है। आप सपोज कीजिए यहां से यहां ला सकते हैं, या फिर आप यहां ला सकते हैं, या फिर आप यहां ला सकते हैं, बट एग्जैक्टली आप इसको चाहकर भी स्ट्रेट नहीं कर सकते। आप एग्जैक्टली इसको स्ट्रेट पहले वाली सिचुएशन में नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही फोर्स क्यों ना लगा लें। ठीक है, चाहे आप इनफाइनाइट फोर्स लगा लीजिए, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट फोर्स लगाना, बट आप कितना ही कोशिश कर लें, बट एग्जैक्टली पहली वाली सिचुएशन में एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आप इन्हें नहीं कर सकते। ओके, सो इसका आंसर होगा नो। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कैन देयर बी मोशन इन 2 dimensions विद एन एक्सेलरेशन ओनली इन 1 dimension? Can there be motion in 2 dimension when an acceleration only in 1 direction? हाँ, ऐसा हो सकता है, एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन वर्क कर रहा हो। ठीक है, मोशन 2 डायमेंशन में हो सकती है, किसी प्रोजेक्टाइल में ले सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है और वर्टिकल वेलोसिटी भी हो सकती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका यस। और जबकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही डायरेक्शन वर्क कर रहा होता है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, सो यस इट इज़ पॉसिबल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना, तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द रॉकेट ऑफ इन ए फ्लाइट
एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल? नहीं, प्रोजेक्टाइल में किसी बॉडी को फ्रीली थ्रो किया जाता है, जबकि रॉकेट में क्या होता है, इंजन वर्क कर रहा है उसका, ठीक है ना, उसमें फ्यूल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम प्रोजेक्टाइल के केस में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा नो। क्या आंसर आएगा? नो। क्वेश्चन नंबर, यस, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? A stone is thrown by a person vertically upwards and then it returns to the thrower's hand. Is it an example of projectile? तो हमने कहा है कि किसी थ्रोअर ने यहाँ कोई पर्सन है, ठीक है, उसने एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो किया और फिर वो वास्तव में उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वो वापस आ गया, उसी पाथ को फॉलो करता हुआ। पहले ये ऐसे गया, पहले ऐसे गया और फिर वापस इसी पाथ से आ गया। तो इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, सो इसका आंसर आएगा नो। क्या आएगा? नो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज विद व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसी भी बॉडी की हमारी चेंज हो जाए जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो पहले वो बॉडी यहाँ से जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी आपने जो भी उससे थ्रो की है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, फिर यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट था, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जो भी है हमारा 10 भी हो सकता है। जी हमारा कांस्टेंट है, जी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम इसे देखते हैं, पहले हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? अपवार्ड थी, और यहाँ पर जीरो होने के बाद फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो यस आंसर है हमारा, यस इज द आंसर, मतलब इसका आंसर यस में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ए बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट and at the same time another bullet is fired horizontally from the same height. Which one will hit the ground earlier and why? देखिए, ये कोई बिल्डिंग है, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बुलेट तो ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, यहाँ से एक बुलेट को हमने नीचे की ओर छोड़ा और साइमल्टेनियसली एक बुलेट को हमने इसी पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टली छोड़ा, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमारा इधर भी इधर हमारा जी वर्क करेगा, वो भी डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, और सॉरी वो उसी को आप कंसीडर कर सकते हैं, और एक में जी हमारा ऐसे वर्क कर रहा है, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे सेम टाइम में, दोनों को दोनों इक्वल टाइम लेंगे, एक ही साथ हिट करेंगे अर्थ को, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा बोथ विल हिट टू द अर्थ, और जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उस पर साथ के साथ ही हिट करेंगे, ओके। So both the bullets will hit the ground at the same time. Okay. Question number 18. A firecracker thrown as a projectile explodes in mid-air. कोई firecracker है, प्रोजेक्टाइल की तरह छोड़ा गया, ये कोई firecracker है, ये कोई firecracker है, ये प्रोजेक्टाइल की तरह छोड़ा गया है, ठीक है, और ये यहाँ पर आकर बस्ट हो जाता है, एक फ्रेगमेंट इसका इधर चला जाता है, एक फ्रेगमेंट इधर चला जाता है, एक फ्रेगमेंट इधर कहीं भी चला जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे।
ठीक है, इधर उधर इस टाइप से चला जाता है। व्हाट इज द पाथ ट्रेस बाय सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास मैंने आपको पहले बताया, सेंटर ऑफ मास अपना वही पाथ फॉलो करता है, भले ही जो फ्रेगमेंट्स है कोई ऐसे जा रहा है, 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 कोई कैसे भी जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेम, विल फॉलो द सेम पाथ। ठीक है, सो देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो वही रहेगा, मीन्स पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी पैराबोला। ओके, path of center of mass, path traced by center of mass of fragments will be parabola, Parabola। ओके, आंसर है हमारा ये रहा, पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखिए, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों के दोनों हमारे सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लिए। तो इसका आंसर आएगा हमारा 90 डिग्री, या फिर परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आप आंसर्स जो दिए हुए नहीं थे, तो मैंने इस वीडियो में आपको आंसर्स भी साथ के साथ दिए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लिखते टाइम क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए फिर मैंने इसमें जो पीडीएफ क्रिएट की थी तो उस टाइम मैंने आंसर भी साथ के साथ दे दिए थे। कैन थ्री वेक्टर्स नॉट इन वन प्लेन गिव जीरो रिजल्टेंट? तो पहला जो केस था, मैंने पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें जो थे वो एक ही प्लेन में थे। अब की बार इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जनरली इसका आंसर बच्चे क्या यस ही लिख कर आते, बट ये नॉट इन वन प्लेन का मतलब है कि यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि यदि थ्री वेक्टर्स हैं और अलग अलग प्लेन में है तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा हमारा? नो। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। नो, सॉरी, ये ट्रू है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो स्केलर ही होता है, तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं, तो यस आंसर है हमारा, मतलब कहने का है ये, यस बोल दीजिए या फिर ट्रू बोल दीजिए। ओके, आंसर ये रहा। अगेन एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। कंपोनेंट कभी भी स्केलर नहीं होते, वो वेक्टर होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? नो। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? नो, मतलब फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, state true or false in the following statement, the total path length is always equal to the magnitude of displacement vector of a particle। नहीं, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही सिचुएशन है, बट इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो जनरल कंडीशन के लिए दिया है, जो जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो फॉल्स आएगा हमारा। टोटल पाथ लेंथ हम इक्वल तब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, यदि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जनरल कंडीशंस में ये फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा एक ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर, यहाँ पर इनको डी ओ लिखना था, डी लिखना मैं इसमें यहाँ पर भूल गया, यहाँ पर वेक्टर डी और आएगा, वेक्टर डी। ओके, सॉरी, वेक्टर तो लिखा हुआ है ही ऑलरेडी, तो डी।
वेक्टर तो लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है। सो दिस इज वेक्टर डी, ओके। if vector a plus vector b plus vector c plus vector d equals to 0, then vector a, vector b, vector c and vector d must each be a null vector। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नल वेक्टर हों सारे के सारे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कंसीडर कीजिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, वेक्टर ए वेक्टर बी, हाँ नोट भी दिया हुआ है इन्होंने, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर इन द सेम प्लेन। यदि वो सेम प्लेन में है तो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर बी ये है, तीसरा वेक्टर सी ये है, और हो सकता है चौथा जो वेक्टर, फोर्थ जो वेक्टर डी है वो इस टाइप से हो, तो क्या हो गया हमारा, नल वेक्टर हो गया हमारा। अब जबकि इनमें कोई भी ओवरऑल जो हमारा जीरो वेक्टर हो गया, लेकिन क्या है, ना तो ए जीरो वेक्टर है यानी नल वेक्टर है, ना ही बी नल वेक्टर है, ना ही सी नल वेक्टर है, और ना ही डी नल वेक्टर है। इनमें कोई सा भी नल वेक्टर नहीं था, लेकिन ओवरऑल इनका रिजल्टेंट कितना आया, वो हमारा जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर आया है, ठीक है। सो वही आंसर है, नॉट नेसेसरीली द रिजल्टेंट ऑफ फोर नॉन जीरो वेक्टर्स कैन बी ए नल वेक्टर। एस रिजल्टेंट जो फोर नॉन जीरो वेक्टर्स थे, क्योंकि ए बी सी डी सारे सारे कैसे वेक्टर थे हमारे, नॉन जीरो वेक्टर थे। कैसे थे, चारों के चारों हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स थे, और उनका रिजल्टेंट कितना है, नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी एक हमारा ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। द नेट एक्सिलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमारा आंसर जो है इसका फॉल्स होगा। हमारा क्या होगा, हमारा फॉल्स, FALSE, फॉल्स, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, डज अ स्केलर क्वांटिटी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन। स्केलर क्वांटिटी नहीं, इस बात पर डिपेंड नहीं करती, तो इसका आंसर आएगा नो। आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27, a given quantity has both magnitude and direction, is it necessarily a vector। जरूरी नहीं है कि यदि किसी क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और डायरेक्शन भी दी हुई है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो। एग्जाम्पल हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी शो की जाती हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी लिखा होता है कि 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, इस टाइप से। लेकिन फिर भी वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इसका तो इज इट नेसेसरीली वेक्टर, तो आंसर आ जाएगा हमारा नो, नो। और इसका एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, आई, आई हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि उसमें डायरेक्शन भी दिखाई जाती है। ये रहा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कैन द सम ऑफ टू वेक्टर्स बी ए स्केलर। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उनका जो सम होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। भले ही वो जीरो वेक्टर है लेकिन होगा एक वेक्टर क्वांटिटी ही, ठीक है। सो इसका आंसर होगा हमारा नो, सॉरी यहाँ नो आएगा इसका आंसर, ओके। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इज द डिवीजन ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड। क्या जो हमारा डिवीजन है वेक्टर्स का डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड होता है, नहीं होता, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है ऐसा कोई, तो इसका आंसर आएगा नो। आंसर इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन में क्या है हमारा, 37 वेक्टर्स हैं। 37 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स। कितना है मैग्नीट्यूड, 2 यूनिट्स का है, और वेक्टर कितने हमारे 37 है। आर ए रिप्रेजेंटेड बाय अ साइड ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन ऑल टेकन इन द सेम ऑर्डर
व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट। देखो इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया था 37 छोड़ो 309 भी होते या कुछ भी होते, ये हमारे इस टाइप से हमारे कुछ हैं हमारे, ठीक है। किसी भी टाइप से हो रहे हैं, कंसीडर कीजिए 1 2 3 4 5 6 और ऐसे होते 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 हमारे 37 है। तो सारे के सारे फाइनली क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा इसका, ज़ीरो होगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा हमारा, ज़ीरो होगा, चाहे वो 2 यूनिट ले लें, 3 यूनिट ले लें, 4 5 6 कुछ भी ले लें, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू ले लें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इसका ज़ीरो वेक्टर आएगा, ज़ीरो वेक्टर। आंसर इज दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर वो छोटा हो, जबकि दिए हुए वेक्टर बड़े हों, ठीक है। जैसे 3 यूनिट है हमारा, इस कोई फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, ठीक है, और 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाए, तो कितना बचेगा ओवरऑल हमारा, 1 न्यूटन बचेगा। या फिर आपका और भी एक्यूट एंगल के केस में हो सकता है हमारा, ठीक है। सो आंसर क्या आ सकता है, आएगा हमारा यस, ऐसा पॉसिबल है। क्वेश्चन आता है हमारा 31। Under what conditions the magnitude of resultant vector of two given vectors be less than the magnitude of either vector? किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, कि किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर्स मैंने दिया हुआ है नीचे, लेकिन मेरे आंसर्स को स्टडी करने से पहले आप अपना दिमाग खुद लगाइएगा कि ऐसा किन कंडीशंस में हो सकता है। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर आपको ये दिया हुआ है, 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्योंकि कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव होती है इस सिचुएशन में, 90 डिग्री से 270 डिग्री तक, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा 0 से 90 डिग्री में पॉजिटिव है, और 270 से 360 के बीच में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर 90 के बाद से लेकर 270 तक यहाँ हमारा जो होता है कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ओके। सो 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के लिए, 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के लिए कोसाइन हमेशा नेगेटिव होता है, दैट इज़ वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन अ बॉडी पजेस वेलोसिटी एट द सेम टाइम इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी हमारी सेम टाइम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की वेलोसिटी हमारी पजेस करे। हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है, प्रोजेक्टाइल में होता नहीं है क्या, पैराबोला जो पाथ फॉलो करता है वो इसलिए तो करता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है उसकी साइमल्टेनियसली, और वर्टिकल वेलोसिटी भी होती है हमारी, ठीक है। तो आंसर यस में आएगा, इसका क्या होगा हमारा आंसर, यस में आंसर आएगा, यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, कैन give a suitable example in which a body possesses velocity at the same time in horizontal and vertical direction। तो अभी मैंने बता ही दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा पॉसिबल होता है, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर दे दिया था आपको, ओके। तो yes, a body is in projectile motion possesses both horizontal velocity and the
वर्टिकल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 34। नेम द क्वांटिटी which remain unchanged during the flight of an object of an oblique projectile। तो ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है हमारा वो चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। yes, this is the answer। Question number 35। A ball is thrown in a parabolic path. Is there any point at which the acceleration is perpendicular to the velocity? Yes, ऐसा होगा हमारा। देखिए यदि आपने पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है कोई बॉल, आपने ये बॉल आपने ऐसे करके थ्रो की, ठीक है, तो उसने पूछा है कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है वो। इज देयर एनी पॉइंट एट विच द डायरेक्शन एट विच द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी। यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी ये है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा इधर क्यों वर्क कर रहा है, तो हमारा 90 डिग्री हमारा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा हमारा, पीक पर, ठीक है, क्लियर। जो मैक्सिमम पॉइंट होगा हमारा, मतलब मैक्सिमम हाइट होगी हमारी। सो इसका आंसर हमारा यस हो गया। और मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ पर होगा। A ball is thrown in a parabolic path at which point the acceleration is perpendicular to the velocity। कोई मैं पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर दे दिया था। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोलिक पाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, कैन टू नॉन जीरो वेक्टर्स गिव जीरो रिजल्टेंट व्हेन दे मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। हाँ डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। टू नॉन जीरो वेक्टर है हमारे, मान लीजिए हमारा वेक्टर ए हमारा 5 न्यूटन है और वेक्टर बी हमारा 7 न्यूटन है और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सॉरी ऐसे ले लेते हैं। फोर्स वेक्टर हमारा 5 न्यूटन है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमारा वो हमारा क्या है, या फिर आप वेक्टर एस लिख सकते हो, वो हमारा 7 मीटर है हमारा, ठीक है ना। फोर्स हमारा 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 7 मीटर है। तो जो वर्क आएगा हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी कह दो या वेक्टर एस कह दो, ठीक है ना। यहाँ पर डी ले लिया हमने, यदि एस लेते तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस कह देते। तो क्या था, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ टी कॉस थीटा हो जाएगा भाई यहाँ से हमारा, और थीटा कितना हमारा 90 डिग्री है, वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है हमारे, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। यस, क्योंकि थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर कह रहा हूँ मैं पहले से ही कि फोर्स हमारा 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 7 मीटर है। तो हमारा वर्क क्या होगा, हमारा जीरो होगा हमारा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है हमारा, या एफ डी कॉस थीटा कह दीजिए, और थीटा हमारा 90 डिग्री है। दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर थे और यहाँ पर रिजल्टेंट जो आया उनका प्रोडक्ट जो आया, सॉरी वो हमारा कितना आया, प्रोडक्ट जो आया हमारा उनका मल्टीप्लाई किया हमने उनको, और हमारा रिजल्टेंट कितना आया था, जीरो आया था। वर्क हमारा क्या होगा, जीरो कंसीडर किया जाएगा इसमें। तो यस हो गया, और मैंने उसका एग्जांपल भी दे दिया है। कैन फोर्स वेक्टर बी एडेड टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के केस में आया था। तो मैंने पहले ही बताया था कि दोनों हमारे सेम होने चाहिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हमारी सेम होनी चाहिए, तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट ऐड। ओके, सो आंसर क्या आएगा इसका, नो। क्या आंसर आएगा इसका, नो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ अ वेक्टर इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन डायमेंशनल स्केलर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसमें कोई जो स्केलर है क्वांटिटी हमारी यूज़ की गई है वो नॉन डायमेंशनल है, तो उसे मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायमेंशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नो इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। आंसर है इसका नो इफेक्ट is observed in dimensions. Answer is no effect in dimensions. क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, हाउ विल यू प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। सीधी सी बात है, यदि ऐसी सिचुएशन है कि ना तो वो परपेंडिकुलर ना पैरेलल है, इसे प्रूव करना हो तो आप सिंपल सी बात है, उनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, ना ही उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि ना परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है। ओके, आंसर ये रहा, नीदर देयर डॉट प्रोडक्ट नॉर देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी ज़ीरो। ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, ना ही उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वाई कांट वेक्टर्स बी एडेड एल्जेब्रिकली। उस एल्जेब्रिकली हम किन्हीं वेक्टर्स को क्यों नहीं ऐड कर सकते, उसका रीज़न ये है क्योंकि उनमें केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं होता, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। दैट इज़ वाई वी आर अनएबल टू ऐड देम एल्जेब्रिकली। ठीक है ना, उनके लिए स्पेशल लॉज की इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे possess बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, व्हाट आर द टेंसर्स। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती और डिफरेंट वैल्यू शो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उन्हें हम टेंसर्स बोलते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, और इसका डिटेल में आंसर मैं यहाँ पर नहीं लिख पाऊँगा, तो मैंने यहाँ पर इसका डिटेल में आंसर लिख दिया है। ठीक है, उसमें बताया जा सकता था, इतना पॉसिबल नहीं है, स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इसे सारे के सारे को लिख पाऊँगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, जस्ट अ मिनट जी। इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कांस्टेंट स्पीड हो और वेरिएबल वेलोसिटी? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना, स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज होती जा रही है। ठीक है, यदि वो इस टाइप से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस सिचुएशन में हमारी वेलोसिटी वेरिएबल होगी क्योंकि हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है हमारी, कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, या 7 से कर रहा है, 3 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 4 से कर रहा है, जो भी हो। ठीक है, बट वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो इसका आंसर यस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, गिव एन एग्जाम्पल इन विच बॉडी हैज़ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चीज़ को पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना, परहैप्स अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था और आंसर ये रहा। When a body moves in a circle with constant speed, its velocity is variable, but the change in direction of motion because of change in direction of motion continuously. Okay. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो
और स्पीड वेरी कर रही हो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि स्पीड वेरी करेगी तो डेफिनेटली कांस्टेंट वेलोसिटी भी वेरी करेगी, तो नॉट पॉसिबल। नो आंसर आ गया हमारा, नो। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है हमारा, कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग? वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेट कर रही हो, इफ यस गिव एन एग्जांपल। हाँ, ये पॉसिबल है हमारा। जब कोई बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर हो तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हमने ये बॉडी को फेंका, ऐसा मुझे लगता है पहले क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर हमने इसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया हमने अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर कम होती जाएगी, यहाँ मान लीजिए 9 है, यहाँ 8 7 6 5 4 3 2 1 मान कर चलिए, और फाइनली इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, v इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर भी जब यहाँ पर था तो एक्सलेशन नीचे की ओर वर्क कर रहा था, यहाँ भी नीचे वर्क कर रहा था, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे की ओर वर्क कर रहा है, यहाँ भी नीचे, और यहाँ पर भी नीचे की ओर वर्क कर रहा है। और सभी कंडीशन में क्या है, हमारी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, जो भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट पर वो नीचे की ओर वर्क कर रहा था और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट था। ठीक है ना। और हम उस पर लग रहा था बॉडी पर। ठीक है ना, यानी कि एक्सेलरेट भी कर रही है वो बॉडी। ठीक है ना, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, जीरो है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है हमारी, वेलोसिटी हमारी यहाँ पर जीरो है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारी जी। ठीक है ना, वो नीचे की ओर है। ठीक है, और नीचे की ओर ही था स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक। ठीक है, जी की डायरेक्शन नीचे की ओर ही रहेगी, टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो हमने देखा कि जीरो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, सो ये जीरो वेलोसिटी है और एक्सेलरेट भी कर रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू think this video is worth to watch, so please like, share and subscribe. Thanks for watching the video, and have a wonderful day. Once again, have a wonderful day.